नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपनी क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की चल रही थी। अपनी जो सेकंड क्लास थी उसने अपनी गोबर खाद तैयार करने की प्रयोग विधियों के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। कंपोस्ट उसी चैप्टर का पार्ट है जो अपने उस टाइम किया था, तो वो लिख लो। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, ये चैप्टर चल रहा था। इसका टॉपिक अपने जैविक खाद होती क्या है और गोबर खाद बनाने की विधियां और वो सब अपने कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपोस्ट। कंपोस्ट तो सबसे पहले क्या हो गया, अपने देखेंगे कि कंपोस्ट होता क्या है। तो इसमें लिखो कंपोस्ट वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु, वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर क्या करेंगे? एक बारीक खाद बनाते हैं। यह पूर्ण मतलब पूरे रूप से पूर्ण सड़ा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या है? कंपोस्ट है क्या? वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु, मतलब जो वायु से संपर्क रखते हो और वायु से ना संपर्क रखते हो, दोनों ही जीवाणु क्या करेंगे? जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा? जैसे कि गोबर की खाद, सड़ी गली पत्तियां, ये सारे अपने कार्बनिक पदार्थ में रखा है, वो सारे क्या होंगे? विघटित होंगे। विघटित मतलब टूटना। विघटित का मतलब क्या है? टूटना। टूट कर क्या करेंगे? बारीक खाद बना देते हैं। बारीक पता ही है क्या करेंगे? खाद बनाएंगे। यह जो खाद बनेगी ये पूर्ण सड़ा हुआ पदार्थ होगा। इसमें ये नहीं होगा कि कच्ची पत्तियां पड़ी हैं या जो अपने खाद वगैरह डाली है वो पूरी रूप से तैयार नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से सड़कर बारीक मतलब बिल्कुल बारीक खाद बन जाएगी। वो क्या कहलाएगा? कंपोस्ट। अब कंपोस्ट होता कितने प्रकार का है? तो इसमें लिखो कंपोस्ट निम्न प्रकार का होता है, या निम्न प्रकार है, मतलब कितने प्रकार के कंपोस्ट होते हैं वो है। तो इसमें पहला आप लिखो फार्म अपशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। फार्म अपशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। इसमें दूसरा क्या होगा? शहर व कस्बों से तैयार कंपोस्ट। अपने सिलेबस में ये दो ही इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने को बताना है। अभी फार्म अपशिष्टों से तैयार होने वाला कंपोस्ट और वह शहर व कस्बों से तैयार होने वाला कंपोस्ट। तो इसमें जो पहला है वो लिखो, उसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो फार्म अपशिष्टों से तैयार कंपोस्ट है उसमें आप लिख लो फार्म अपशिष्टों से तैयार कंपोस्ट
मतलब जो फार्म के अपशिष्ट हैं भी उनसे अपने कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें लिख लो, इसमें खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार वे हैं जो अपने फसल उगाने के बाद खेत में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, मतलब जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, वो क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। इसमें खरपतवार, दूसरा होगा फसल के अवशेष, फसल अवशेष, खरपतवार हो गया, फसल अवशेष हो गया, और तीसरा होगा पशुओं का बचा हुआ चारा, पशुओं का बचा हुआ चारा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, बचा हुआ चारा तथा पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां काम में लिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फार्म अवशिष्ट लिखा था, तो फार्म क्या होता है, फार्म अवशिष्ट मतलब खेत से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अपने को लेनी है, मतलब उससे तैयार करनी थी अपने को कंपोस्ट। तो इसमें अपने क्या लेंगे, खरपतवार ले लिए। खरपतवार होते क्या हैं, जो खेत में अनावश्यक रूप से उगे हुए पौधे हों उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। खरपतवार ले लिए। फसल के अवशेष, जैसे कि अपने फसल खेत में लगाई, बोने के बाद उससे अपना जो उत्पादन हुआ, मतलब जो भी अपने को दाना प्राप्त हुआ वो अपने निकाल लिया फसल से, उसके बाद नीचे से जड़ वगैरह या कोई ऐसे फालतू अवशेष रह जाएं, वो अवशेष आदि टूट के गिर जाए, कोई दाना वगैरह, वो चीज़। पशुओं का बचा हुआ चारा, जैसे पशुओं का चारा है वो बचा हुआ हो, तथा पेड़ पौधों की पत्तियां काम में ली सकती हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपने क्या करते हैं, भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फार्म अपशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। सेकंड अपना है शहर व कस्बों से तैयार। इसमें लिखो शहर व कस्बों से तैयार कंपोस्ट। शहर व कस्बों से तैयार कंपोस्ट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसमें यह शहर का कूड़ा करकट, शहर का कूड़ा करकट। इसके अलावा और क्या होगा शहर में, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ लिख लो, या कार्बनिक कचरा, अन्य कार्बनिक कचरा, मतलब जो भी अपघटित हो जाए वो सारी चीजें। अन्य कार्बनिक कचरा आदि से तैयार किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। कंपोस्ट होता क्या है, वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर, वायवीय व अवायवीय जीवाणु है वो क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ जो होंगे जैसे सड़े गली पत्तियां, ये जो भी अपने ले रहे हैं, खरपतवार, फसल के अवशेष, इन सभी को विघटित करके क्या करते हैं, एक बारीक खाद बनाते हैं। बारीक खाद कैसी होगी, वो पूर्ण सड़ी हुई होगी, वो क्या कहलाएगा, कंपोस्ट। फिर कंपोस्ट के प्रकार थे, मतलब कंपोस्ट अपने कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसमें दो प्रकार की विधियां थी, भी दो तरीके से अपने कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो फार्म अपशिष्टों से अगर कंपोस्ट तैयार करने हैं तो उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो इसमें था खरपतवार, खरपतवार हो गया, फसल के अवशेष हो गए, पशुओं का बचा हुआ चारा तथा पेड़ पौधों की पत्तियां काम में ली थी। दूसरा जो है शहर व कस्बे से तैयार कंपोस्ट, तो इसमें क्या है, अपने शहर का कूड़ा करकट लिया, अन्य कार्बनिक पदार्थ लिए, इन सभी से मतलब क्या होगा, जो तैयार खाद बनेगी वो क्या कहलाएगी, कंपोस्ट कहलाएगी। अब अपने नेक्स्ट है भी कंपोस्ट बनाने की, जैसे गोबर की खाद बनाने की विधियां की थी, वैसे कंपोस्ट खाद ही है एक प्रकार की, इसे बनाने के भी क्या होंगी, अलग अलग विधियां तो होंगी ना। तो लिखो
कंपोस्ट बनाने की विधियां, क्या लिखोगे? कंपोस्ट बनाने की विधियां, कंपोस्ट बनाने की विधियां। भी कंपोस्ट किन किन तरीकों से अपने बना सकते हैं, तो उसमें विधियों के नाम लिख लो आप। फर्स्ट है अपनी इंदौर विधि, इंदौर विधि। सेकंड है अपनी बेंगलोर विधि, बेंगलोर विधि। थर्ड है अपनी नाडेप विधि, नाडेप विधि। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो नाडेप विधि है वो ही इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल आप बुक से कवर कर लेना। डिटेल में अपने कौन सी करेंगे? नाडेप विधि। तो लिखो नाडेप विधि, नाडेप विधि। सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी भी, नाडेप विधि कहाँ से विकसित हुई, तो इसमें लिखो जो नाडेप विधि है यह विधि महाराष्ट्र के एक किसान था, महाराष्ट्र के कृषक मतलब किसान नाडेप काका द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? जो नाडेप काका है वो कहाँ के? महाराष्ट्र के एक जो किसान है नाडेप काका, उसके द्वारा विकसित की गई। इस विधि में क्या है? निम्न सामग्री उपयोग में ली जाती है। इस विधि में निम्न सामग्री उपयोग में ली जाती है। मतलब अपने को ये विधि अपनानी है, तो इस विधि में अपने को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो बताया। आपको क्या याद रखना है? यह विधि कहाँ की है? महाराष्ट्र के कृषक है नाडेप काका, उनके द्वारा विकसित की गई। और इनमें जो सामग्री क्या क्या ली जाती है वो लिख लो। फर्स्ट लिखो फार्म अपशिष्ट, अवशेष भी लिख लो, अपशिष्ट और अवशेष दोनों हो जाएंगे। कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कपास व अरहर की डंठल। किसकी? अरहर की डंठल। अरहर क्या होता है? दाल के रूप में उपयोग होता है ना अपने। अरहर की डंठल और क्या? गन्ने की पत्तियां, गन्ने की पत्तियां। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? फार्म अवशेष या अपशिष्ट हो गए। कंपोस्ट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिएगा? कपास व अरहर की डंठल और गन्ने की पत्तियां। इसके बाद सेकंड अपने को इसमें कौन सी चीज की आवश्यकता होगी? पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर। कितना? नियमित मात्रा लेंगे, ऐसे तो नहीं है उठाया और डाल दिया। पशुओं का गोबर लेना आपको 90 से 100 किलोग्राम। तीसरा इसमें है सेकंड था अपना पशुओं का गोबर। तीसरा इसमें है सूखी हुई और छनी हुई मृदा।
मतलब मिट्टी कितनी चाहिए, 1750 किलोग्राम। ये जो इनकी क्वांटिटी है आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब कितनी मात्रा लेनी है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। पशुओं का गोबर कितना लेना है, 90 से 100। सूखी हुई होनी चाहिए तो मिट्टी, और छुनी हुई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1750। इसके बाद फोर्थ जो है उसमें आप क्या ध्यान रखोगे, पानी अपने को क्या लेना है, मौसम के अनुसार लेना है, मौसम अनुसार। अगर आप बारिश के मौसम में बना रहे हो तो क्या होगा, मिट्टी में नमी होगी तो कम आवश्यकता है, सर्दियों में भी कम। अगर गर्मी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको पानी, मतलब जैसा मौसम है उस हिसाब से लेनी है। तो यहाँ तक क्लियर। ये विधि क्या है, महाराष्ट्र के कृषक नाडेप काका द्वारा विकसित की गई विधि के मतलब क्या उपयोग में लेना सामग्री, तो हो गया फार्म अपशिष्ट अवशेष कंपोस्ट बनाने के लिए कपास व अरहर के डंठल थे, गन्ने की पत्तियाँ। सेकंड अपना है पशुओं का गोबर, कितना, 90 से 100 किलोग्राम। थर्ड अपना है मिट्टी, एक तो सूखी हुई होनी चाहिए और छनी हुई होनी चाहिए, कितनी, 1750 किलोग्राम। और पानी क्या लेना है अपने को, मौसम के अनुसार। अब अपने आगे करेंगे भी इस विधि के द्वारा अपने कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, तो वो लिखो, आगे लिख लो, नाडेप विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना, या सीधा लिख लो बनाने की विधि। तो इसमें लिखो आप, इस विधि में वायवीय व इस विधि में वायवीय लिखो, इस विधि में वायवीय क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तथा कंपोस्ट तैयार होने में कितना समय लगेगा, 90 से 120 दिन का समय लगता है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो इसमें वायवीय क्रिया द्वारा होगा, ना कि अवायवीय क्रिया द्वारा। वायवीय क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा और कंपोस्ट लगभग कितने दिनों में तैयार होगी, 90 से 120 दिन। अब इसमें लिख लो आगे आप विधि, तो इसमें आप लिखो, विधि से पहले ये लिख लो भी इस विधि में जो खाद तैयार होगी उससे अपने को कितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलेगा, तो वो लिख लो। इस विधि से तैयार कंपोस्ट से, मतलब इस विधि से जो खाद तैयार होगी उससे लिख लो 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और पोटास कितना होगा, 1.2 से 1.4% क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। एन को अपने क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोजन, पी को फास्फोरस, के को पोटास। ये तो सभी को पता ही है, बताने वाली बात ही नहीं है, फिर भी एक बार लिख लो, पाया जाता है। अब इस विधि के लिए अपने को टैंक तैयार करना है, वो तो टैंक तैयार कैसे करेंगे, तो लिखो नाडेप कंपोस्ट टैंक, हेडिंग लगा लो, नाडेप कंपोस्ट। इतना क्लियर हो गया, किसके द्वारा होगा इसका, वायवीय क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा और कंपोस्ट तैयार होने में समय कितना लगेगा, 90 से 120 दिन। नाइट्रोजन की मात्रा इतनी, फास्फोरस की इतनी और पोटास की अपने को इतनी मात्रा प्राप्त होगी इस विधि से अगर अपने कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे तो।
आगे लिखो नाडेप कंपोस्ट टैंक। तो ये खाद तैयार करने के लिए अपने टैंक तैयार करना पड़ेगा, एक भूमिका तो तैयार करनी पड़ेगी ना, फिर ही बनेगी खाद। तो वो लिख लो नाडेप कंपोस्ट टैंक। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लिखो टैंक का आकार कैसा होगा, टैंक का आकार आयताकार, टैंक का आकार आयताकार जिसके अंदर की लंबाई कितनी होगी, जिसके अंदर की जो लंबाई है वह 10 फीट, लंबाई 10 फीट, अंदर की लंबाई कितनी होगी 10 फीट, और ऊंचाई अपने कितनी लिखेंगे 3 फीट, तथा ऊंचाई 3 फीट रखते हैं। क्या करना है, टैंक का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार, और जिसके अंदर की लंबाई 10 फीट और ऊंचाई कितनी है 3 फीट रखनी चाहिए, तथा चौड़ाई कितनी रखोगे 6 फीट, चौड़ाई 6 फीट रख ली। अब सतह तक की दीवार, जो सतह तक की दीवार होगी वो लिखो सतह तक की दीवार कितनी होगी 9 इंच, 9 इंच मोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। मतलब क्या है, टैंक बना रहे हो आपने तो कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, अंदर की जो लंबाई है वो 10 फीट होनी चाहिए, ऊंचाई अपनी जो है ये वाली अपने रखेंगे 3 फीट, और इसकी चौड़ाई जो है ये रखेंगे 6 फीट, और जो सतह की दीवार है मतलब ये दीवार होगी उसकी कितनी होनी चाहिए 9 इंच मोटी दीवार होनी चाहिए। इसके बाद अपने क्या है, इसमें ईंटों की जुड़ाई, ईंटों की जुड़ाई किससे करेंगे, मिट्टी से, ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं, किससे करेंगे मिट्टी से करते हैं। आप इसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, याद करना आसान रहेगा, और ऐसे आप पैराग्राफ बना के लिखोगे तो भी इजी रहेगा। तो ईंटों की जुड़ाई अपने किससे करेंगे, मिट्टी से करते हैं। सिर्फ टैंक के ऊपर की जो ईंटें हैं, सिर्फ टैंक के ऊपरी ईंटें सीमेंट से जोड़ते हैं, किससे जोड़ेंगे, सीमेंट से जोड़ते हैं। सीमेंट से क्यों जोड़ेंगे, मतलब टैंक गिरने का डर ना हो, जिससे टैंक गिरने का डर न हो। ये तो टैंक कर लिया तैयार अपने। अब इसमें और क्या बातें ध्यान रखनी है, ये रखनी है हवा आवागमन, हवा आवागमन के लिए टैंक की चारों दीवारों के लिए टैंक की चारों दीवारों पर क्या करोगे, ऐसी कोई रखोगे ना जिससे हवा का मतलब आवागमन हो, अंदर आ जाए और बाहर चली जाए। तो क्या करना है, टैंक की जो चारों दीवारें हैं उस पे आप क्या करोगे, 7 इंच चौड़े छेद छोड़ने
छोड़ने चाहिए। इसके बाद है टैंक के अंदर व बाहर की दीवारों, टैंक के अंदर व बाहर की दीवारों तथा फर्श को टैंक के भरने से पूर्व गोबर व मिट्टी के मिश्रण से लीप लेना चाहिए। मिश्रण से लीप लेना चाहिए। सूखने के बाद प्रयोग में लेवे। तो ये तो क्या है, अपने कंपोस्ट जो नाडेप कंपोस्ट है वो बनाने के लिए क्या है, सर्वप्रथम अपने टैंक तैयार किया। तो टैंक कैसे तैयार होगा, आयताकार होना चाहिए, जिसकी जो लंबाई है, अंदर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 फीट। मतलब आप गहराई भी मान सकते हो कितनी होनी चाहिए, 10 फीट। ऊंचाई उसकी 3 फीट रखनी है, वो चौड़ाई कितनी रखोगे आप, 6 फीट। सतह तक की दीवार जो है वो 9 इंच मोटी होनी चाहिए। मतलब सतह तक की दीवार, मतलब जो ये कोई चीज़ है उसकी यहाँ तक की दीवार जो बन रही है वह 9 इंच होनी चाहिए। इसके बाद क्या, जो ईंटों की जुड़ाई है वो अपने किससे करेंगे, मिट्टी से करेंगे। मिट्टी से क्यों करेंगे, क्योंकि बाद में अगर अपने वो टैंक निकालना हो तो आसानी रहे। सिर्फ टैंक के ऊपर ही ईंटें सीमेंट से जोड़ते हैं। ये किस लिए जोड़ते हैं, ताकि टैंक जो है अपना, उसकी जो छत है वह गिर ना जाए। हवा आवागमन के लिए क्या करोगे आप, जैसे अपने घरों में भी अगर अपने रूम बना रहे हैं तो उसमें खिड़कियां रखते हैं ना, भी हवा का आना जाना रहे, वैसे इसमें भी हवा का आगमन जरूरी है, तभी तो वो चीज़ें सड़ेंगी गलेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 7 इंच चौड़े छेद छोड़ने चाहिए। टैंक के अंदर व बाहर की दीवारें तथा फर्श को टैंक के भरने से पूर्व क्या करना है, गोबर व मिट्टी के मिश्रण से लीप देना चाहिए। और फिर जब वो सूख जाए उसके बाद इस टैंक को प्रयोग लेना। मतलब उसके बाद आपको वो चीज़ें डालनी है, भी किस प्रकार से डलेंगी। तो इसमें आगे आप टैंक भरने की जो विधि है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।